Yeah, hello everyone. In the previous week, I just covered about the matplotlib the topics in which I covered few topics like how to define the bar graph, a scatter plot, line plot, and the basic introduction type. In this playlist, I am going to cover about the R programming language, that why we use R programming language, what are the different data structure that is available in the R programming. So this is the introduction video in the R programming. In today's lecture, we are going to cover about the basic R programming definition, its use cases, the basic functional and the programming requirement, that is variable, data types, operator, what is function, and one of its data structure, that is vector. In later on videos, I will cover about the different remaining data structure. So, so let's start today with the basic R programming guide with the s- given with the first question, that is what is R? R is basically a programming language which we use basically for the statistical computing and the probabilitical computing, that is used in basically in the machine learning. As you can see that where is R used? R is used in data science field. R is used in basically in the data science field, in the machine learning field, in the statistical analysis, data visualization, bioinformatics, and the financial analytics. These are basically used in the field where it is a complex calculation regarding the math related, that is a statics. So for that purpose we use the R programming. तो इसमें आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि आर प्रोग्रामिंग बेसिकली है कि वो अ, जितने भी मैथमेटिकल जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको ये इजी कर देता है। इसमें बहुत सारे पैकेजेस प्रेजेंट है जिसके हेल्प से हम लोग अपने जो भी ऑपरेशन है, जो कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसको हम लोग इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। उस एक सिंपल से फंक्शन में वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स पास कर देंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स वे में होने वाला था बाय पेन एंड पेपर, वो इजिली एक फंक्शन के क्लिक के थ्रू से इजिली कंप्लीट और कैलकुलेट हो जाएगा। तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप जब पढ़ते हो तो उसमें जो बेसिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि बेसिक सिंटेक्स क्या है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फिर उसके क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर है, तो वो सब जानना पड़ता है किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप सीखना चाहते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें भी कवर करेंगे बेसिक जो वेरिएबल्स वगैरह है, फंक्शन वगैरह, ऑपरेटर्स वगैरह। तो शुरू करते स्टार्टिंग में देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या है इसमें आर में। तो वेरिएबल्स क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है, एक प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस केस में बहुत सारे वैल्यूज को रहता है कि वहाँ हमको सिर्फ उसको उस पर्टिकुलर जो जब तक वो प्रोग्राम चले तब तक हमको उस वैल्यू को यूज करना है। अब उस वैल्यू को तो आप कहीं पे स्टोर करके तभी ना यूज कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप जो चाहिए वहाँ पे यूज कर लिए फिर उसके अगर नेक्स्ट टाइम जब उस वैल्यू को चाहिए होगा या अगर सेकेंड स्टेप में ही कैलकुलेशन में उसको चाहिए तो उस वैल्यू को स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उस पर्टिकुलर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो वेरिएबल्स कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, बेसिकली एक होता है मेमोरी लोकेशन है, उसमें उस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वो प्लेस होता है कि जिसमें वो वैल्यू स्टोर है। उस आप बाद में उसको अगर वो पॉइंट आउट करना चाहो तो एक मेमोरी एड्रेस को बेसिकली पॉइंट करता है। आप उस मेमोरी एड्रेस को कॉल करते हो तो उसमें भी जो भी वैल्यू स्टोर है वो आपको लाकर रिटर्न करेगा। वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग ये जो तीन ऑपरेटर है उसका यूज करते हैं, जैसे कि आप बैक ऑपरेटर या तो इक्वल और टू ऑपरेटर और ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड एरो बेसिकली। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखते हो क्या इक्वल टू कुछ भी वैल्यू अगर असाइन करना है तो उसमें क्या करते हो एक्स इक्वल टू अब जो भी वैल्यू रहता है वो आप लिख देते हो, लेकिन इसमें यहाँ पे भी इक्वल टू का यूज कर सकते हो। लेकिन आर प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड जितने भी जो रहते हैं वो ज़्यादातर जो बैकवर्ड एरो है वो यूज करते हैं। इसमें जैसे कि पहला एग्जांपल है क्या एक्स, इसमें असाइन कर दिए वैल्यू 10, ये जो नेम है इसमें हम वैल्यू असाइन कर दिए जॉन, और ये ट्रू है, इसमें वैल्यू असाइन करनी है इज वैलिड, या तो आप इज वैलिड इक्वल टू ट्रू कर सकते हो। और फिर आगे का पार्ट है ये कि आगे देखते हैं कि हाउ टू प्रिंट वैल्यूज इन आर।
आप किसी आर में कुछ वैल्यूज टेक्स्ट या कुछ भी प्रिंट करना है तो हम लोग प्रिंट फंक्शन का बेसिकली यूज करते हैं। प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं और जो भी वैल्यूज हम लोग को प्रिंट आउट कराना है उस पर्टिकुलर फंक्शन में पास कर देते हैं एज ए पैरामीटर, तो उसको हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें क्या किए कि पहले हम लोग एक्स जो वैल्यू है उसको हम लोग एक्स वैल्यू में जो वेरिएबल है उसमें ये टेक्स्ट स्टोर करवा लिए हैं। अब इसको प्रिंट फंक्शन में पास कर दिए ताकि वो प्रिंट हो जाए। प्रिंट फंक्शन का बेसिकली आप यूज करते हो जहाँ इसमें क्या है ना कि आप डायरेक्टली अगर कोई स्ट्रिंग है उसको आप लोग डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो। जैसे कि आपको दिखाता हूँ कि इसमें अगर आपको जैसे कि अगर कुछ नाम ही प्रिंट करना है अंकित शाह, तो इसमें आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। तो ये प्रिंट हो जाएगा अंकित शाह। अगर आपको फिर ये आप प्रिंट फंक्शन में इस वैल्यू को आप पास कर दो डायरेक्टली लिख के, तभी ये प्रिंट होगा। ऊपर वाले लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे कमेंट का भी देख लेते हैं कि कमेंट उस चीज़ को कर देते हैं कोड को, अगर उस लाइन को पर्टिकुलर कमेंट कर दे रहे हो तो वो जो ये जो आईडी है हमारा उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। वो बेसिकली एक देखता है कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में है, बाकी कोड को एग्जीक्यूट करता है बट उस लाइन को इग्नोर करता है। तो अगर कमेंट करना रहता है अपने जैसे डॉक्यूमेंटेशन आप कुछ कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहे हो तो बोला हाँ वो कोड वो पर्टिकुलर कोड किस चीज़ के रिलेटेड है, वो चीज़ अगर हम लोग को ध्यान में रखना है उसके लिए हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे कमेंट कर देते हैं तो वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता है हमारा। और जिससे हम लोग का जो प्रोग्राम है हमारा उसमें कोई भी दिक्कत या होता है एरर नहीं आता है। तो इसमें इस लाइन को पर्टिकुलर पहला लाइन को मैं कमेंट करती हूँ। इन द सेकेंड लाइन आई एम यूजिंग द प्रिंट फंक्शन टू प्रिंट द वैल्यू। तो इसमें प्रिंट करेंगे तभी वही वैल्यू आएगा और ऊपर डायरेक्टली अगर आप प्रिंट करते हो तभी वैल्यू आएगा। तो ये प्रिंट फंक्शन में बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं ना जब कम्प्लेक्स आप काम कर रहे हो कि आप फॉर लूप लगा रहे हो, उसमें भी दो तीन जगह वैल्यूज प्रिंट करना है तो एक प्रॉपर एक होता है ना कि प्रॉपरली कुछ वैल्यू आपको दिखे, जैसे पाइथन में भी है या बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि कोड आपका क्लीन हो, मॉड्यूलर हो, अच्छे से एक रीडेबल हो। उसके लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का ज़्यादातर जहाँ भी कुछ वैल्यू प्रिंट करना रहता है तो हम लोग ज़्यादातर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते ही हैं। अगर बट नॉर्मली अगर आप चाहो तो डायरेक्टली आप प्रिंट करवा सकते हो। अब आगे का जो टॉपिक है कि पेस्ट फंक्शन। पेस्ट फंक्शन में क्या होता है ना कि जैसे आप बाकी फंक्शन बाकी लैंग्वेजेस में देखते हो कि वैल्यूज को आपको कॉन्केटिनेशन करवाना है, तो यहाँ पे होता है कि पेस्ट फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग को जो भी वैल्यूज है वो हम लोग पैरामीटर को पास कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे कि यहाँ पे नेम है तो नेम में हम एलिस वैल्यू दे दिए हैं। फिर मैसेज में क्या किया है ना कि एक ये जो टेस्ट फंक्शन का यूज किया और तीन चार पैरामीटर इसमें पास कर रहे हैं। पहला क्या हेलो पैरामीटर स्ट्रिंग है, फिर ये नेम वाला जो वैल्यू है वो, और उसके बाद फिर हम वेलकम टू आर। अब इसको प्रिंट करेंगे तो हम लोग को हेलो एलिस वेलकम टू आर आएगा। तो इसका देख लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकल पहले कि पेस्ट फंक्शन का यूज कैसे करना है। इसमें हो गया कि नेम था, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हम, यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दिए अंकित, अंकित सा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अरे जा उसके बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू आप इसका इसमें एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं मैसेज मैसेज नाम का। इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे, पेस्ट फंक्शन यूज कर देते हैं। पेस्ट फंक्शन यूज करके हम इसमें जैसे हेलो है वो हेलो लिख दिए। उसके बाद फिर जो दूसरा पैरामीटर है वो पास करना है अ, इसमें, तो जैसे कि मेरा नाम था वैल्यू। उसके बाद फिर डालेंगे हेलो अंकित वेल वेलकम टू टूडेज लेक्चर। अब इसको करेंगे तो ये मैसेज में मेरा एक प्रॉपर जो ये इतना बड़ा स्ट्रिंग है वो स्टोर हो गया है। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, अब इस मैसेज को हम प्रिंट करेंगे। तो इस मैसेज को प्रिंट करेंगे तो इसमें हमारा प्रॉपर जो फुल टेक्स्ट था वो आ जाएगा। इसमें है कि हेलो अंकित था वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो इसमें ये पेस्ट फंक्शन का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कॉन्केटिनेशन के लिए। अगर आप यहाँ पे कुछ दूसरे वैल्यूज भी देना चाहते हो कुछ नंबर में, वो भी दे सकते हो। अब इसको प्रिंट करेंगे तो एग्जीक्यूट होने दो। यहाँ पे 99 आ गया, ठीक है। दूसरा है क्या, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स
एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि वो आप किस पर्टिकुलर डेटा पे काम करते हो, क्या चीज़ का है वो डेटा, वो उसके लिए क्या एक न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक में जितने भी नंबर रिलेटेड डेटा हो गया, जैसे कि फ्लोट का हो गया, इंटीजर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, वो न्यूमेरिक के अंदर ही आता है। इंटीजर बेसिकली आप करते हो कि एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू को ये स्पेसिफाई करते हो कि वो इंटीजर होगा। इसमें है कि आप नंबर अगर दे रहे हो, नंबर बता रहे हो, तो नंबर में क्या आएगा कि फ्लोट भी आ जाएगा, फिर इंटीजर भी आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा। और जब इंटीजर को अगर स्पेशली स्पेसिफाई करना है हमको, तो हम जो भी वैल्यू लिख रहे हैं उसको लिखने के बाद कैपिटल एल दे देंगे, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू मेरा इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। और कैरेक्टर हो गया स्ट्रिंग को, कि कुछ भी वैल्यू लिखे हैं उसको हम डबल कोट में इंक्लोज कर दिए तो मेरा स्ट्रिंग हो गया। लॉजिकल में ट्रू फॉल्स की अगर कोई वैल्यू है, अगर ट्रू है तो उसको ट्रू या फॉल्स देना है, तो वो लॉजिकल डेटा टाइप हो गया। और कॉम्प्लेक्स में कि कोई भी वैल्यू जैसे ए प्लस बी आई, ये जो इंटीजर और इमेजिनरी पार्ट वाला जो वैल्यू रहता है मैथमेटिक्स में जैसे आप पढ़ते हो, वही है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। और उसके बाद पर्टिकुलर जैसे कि आपको कोई वैल्यूज का पता करना है कि वो वेरिएबल किस किस टाइप का है, तो उसके लिए हम लोग क्लास फंक्शन का यूज कर रहे हैं। जैसे ये यही सेम एग्जांपल कॉपी करते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या है कि 10.5 ले लिए, तो अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमको दिखेगा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक दिखा। अब इसमें हम दे देंगे सिर्फ 10, तब पर भी ये क्या होगा, न्यूमेरिक ही दिखेगा। और कैपिटल एल दे देंगे तब भी ये, तब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्या किए, 10 प्लस 5 आई दे देंगे, तो ये अब क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स आएगा। अब यहाँ पे अगर हम ट्रू दे देते हैं, ट्रू, तो ये आ जाएगा। इसमें कैपिटल टी आर क्यू ई होता है। अब इसको करेंगे तो ये लॉजिकल वे में आएगा मेरा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कन्वर्ट करना है। जैसे कि पर्टिकुलर कोई डेटा टाइप है, अगर हमको इंटीजर में उसको हमको दूसरे फॉर्म में लेके जाना है, तो बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है। जैसे कोई वैल्यू है, ये 10.5 क्या फ्लोट वैल्यू है। अब इसको हम क्या करेंगे ना कि दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे इंटीजर में चेंज करना हमको। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक वैल्यू है मेरा ए, ए में वैल्यू है मेरा 10.7, ठीक है। अब उसको हम क्या किए कि उसको हम चेंज कर दे रहे हैं इंटीजर में। इंटीजर में तो एज इंटीजर का फंक्शन का यूज करेंगे, और इसमें हम ये जो ए पैरामीटर था, जो वेरिएबल था, उसको पास कर दिए। अब हम प्रिंट कराएंगे एक्स को, एक्स को प्रिंट कराएंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 10। अब पहले नॉर्मली प्रिंट कराएंगे अगर ए को हम, तो उस टाइम पे वैल्यू आएगा 10.7 मेरा, 10.7 आया। बाद में इंटीजर कर दिए तो इंटीजर पार्ट ही आएगा सिर्फ मेरा बस। अगर हम इसको अगर एज कैरेक्टर एक्स कर देते हैं, कंट्रोल कंट्रोल जेड कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे अगर हम इसको एज कैरेक्टर, यहाँ पे क्या है, एक्स वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, ए को हम पास कर रहे हैं, तो कैरेक्टर में ये क्या चेंज होगा देखते हैं। ये क्या हो गया कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। फिर आप लॉजिकल में भी चाहो तो ये 0 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इसमें है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जैसे बताया कि जो भी वैल्यूज है मेरा, जो भी इनक्लोज्ड फॉर्मेट में रहेगा डबल कोट्स के, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलेंगे। जैसे कि ये हो गया अंकित, डबल कोट में है तो ये स्ट्रिंग हो गया। इसको प्रिंट कराएंगे, अ, क्या है, नेम को प्रिंट करवाते हैं। तो ये अंकित आ गया। अब इसका हम अगर चाहेंगे तो वो क्लास से चेक करते हैं कि क्लास ऑफ नेम, जो नेम वेरिएबल है उसका क्या क्लास है, तो ये रिटर्न करेगा कैरेक्टर। कैरेक्टर होता है बस, ये आर प्रोग्रामिंग में बेसिकली स्ट्रिंग को भी कैरेक्टर में रिप्रेजेंट किया ही जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे कि एन केयर हो गया, सबस्ट्रिंग वाला चीज हो गया। इसको ये है कि कंट्रोल वर्ड, जैसे कि कोई वैल्यू है, इसमें एन केयर हो गया, टू अपर टू लोअर सबस्ट्रिंग। इसमें क्या है ना कि आप, जैसे ये वैल्यू था मेरा नेम, उसमें अंकित स्टोर है,
उसमें अगर हमको देखना है कि जो ये जो नेम वेरिएबल है उसमें कितने कैरेक्टर्स है, अब उसके लिए हम एन केयर का फंक्शन का यूज़ करते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करवा ले रहे हैं कि एन केयर, इसमें पास कर देंगे हम नेम को। तो इसमें मेरा कितना डिजिट है, ANKIT 5 है, तो मेरा 5 रिटर्न करना चाहिए, 5 रिटर्न कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखें, इसको हम क्या करेंगे, अपर केस में चेंज कर देंगे सारा वैल्यू को। उसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, सब कैपिटल लेटर में आ जाएगा। अब फिर हम लोअर में चेंज कर देंगे तो ये सारा स्मॉल केस में आ जाएगा, लोअर वैल्यू में। अब सबस्ट्रिंग होता है, सबस्ट्रिंग क्या है कि पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग कंप्लीट स्ट्रिंग है मेरा, उसमें से किसी पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग निकालना है तो हम लोग सबस्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो इसमें जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है ये 1 से स्टार्ट होता है आर प्रोग्रामिंग में। तो ये जो नेम है मेरा, नेम को हम क्या से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से, और हम लोग 3 तक जाएंगे। तो ये क्या होगा कि ANK तक जाएगा। ठीक है। और इसमें ये जो, भले ये सारा जो भी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट आप इतना करने के बाद फिर से अगर आप नेम जो ओरिजिनल वेरिएबल है मेरा उसको अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो कम्प्लीटली वो अंकित ही आएगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है आर प्रोग्रामिंग में इम्यूटेबल होता है। एक बार जो वैल्यू बन गया है और जो असाइन हो गया वो वैसा ही रहेगा, आप उसको चेंजेस नहीं कर सकते। उसका पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है उसको भी चेंज नहीं कर सकते, या आप जो भी, जैसे ये टू अपर केस है इसको कैपिटल में कर दिया, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल वेरिएबल था उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया। ठीक है। अब वही बोल रहे कि द सबस्ट्रिंग, और इसमें ये है ना कि एक चीज ये है कि अब यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना है, ANKIT हो गया, 5 वैल्यू है मेरा, मतलब 5 लेंथ है। लेकिन अगर हम इसको चाहेंगे, जैसे सबस्ट्रिंग है, इसमें हम अभी 3 तक दिए तो 3 तक वैल्यू दे दिया, अब 5 तक देंगे तो ये 5 तक मेरा वैल्यू प्रिंट करवा देगा। ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं इसको, इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये मेरा 5, जो मेरा कंप्लीट अंकित है वो दे देगा। अगर हम इसको वैल्यू 6 भी दे देंगे ना, तब फिर भी ये जो जितना मैक्सिमल लेंथ मेरा अवेलेबल है तब तक ही वो वहीं से वो लेगा, ऐसा नहीं कि वो या कुछ एरर दे देगा। तो ये यहाँ पे ग्रेसफुली जो एरर हम लोग को एग्जीक्यूट होना चाहिए था वो अच्छे से हैंडल हो जाता। यहाँ पर भी वही सेम केस है, अगर आप नेगेटिव में दे देते हो कि कहाँ से स्टार्ट होना है, तो जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां से लेकर के अब जो एंडिंग इंडेक्स जहाँ दे रहे हो वहां तक वो वैल्यू को एक्सपेक्ट करके आपको रिटर्न कर देगा। या तो अगर आप एंडिंग इंडेक्स अगर ज्यादा दे दे रहे हो तो जितना मैक्सिमम आपका अवेलेबल है वहां तक का आप वो कैप्चर करके आप दे देगा। और अगर स्टार्टिंग के केस में अगर आप माइनस में बता दे रहे हो कि कुछ अभी 0 तक की वैल्यू अवेलेबल है लेकिन आप -1 में ले जा रहे हो, तो क्या करेगा ना कि -1, तो जितना वो स्टार्टिंग के अवेलेबल है वहीं से लेकर के वो अब जो एंडिंग वाला स्पेसिफाई किए हो वहां तक को वो सबस्ट्रिंग रिटर्न करके आपको देगा। नेक्स्ट हो गया ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है कि प्री डिफाइंड जो कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, सिंबल होते हैं, वो जो आपके कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया या तो कुछ पर्टिकुलर टास्क वो एग्जीक्यूट करवाना है, आप इजीली करवा सकते हैं। और ये भी जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, या तो पाइथन हो, C++ हो, जावा हो, एक एक होता है ना बिल्डिंग ब्लॉक हो गया कि आप उसको यूज करके बहुत सारे आपके जो टास्क है कंप्लीट करवा सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, जैसे हम लोग बहुत बाकी लैंग्वेजेस में जो जो अगर जो कोई भी पढ़े होंगे तो उसको पता है कि जैसे कि प्लस हो गया, एडिशन, सबको पता है कि प्लस के लिए फिर क्या होता है, एडिशन होता है, माइनस के लिए सब्सट्रैक्शन, एस्ट्रिक के लिए मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड के लिए डिवीजन। यहाँ डबल मॉडुलस, डबल परसेंटेज का हो गया मॉडुलस। और इसके लिए अब एक एक करके इसका हम एग्जांपल देखते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जैसे कि हम दो वैल्यू ले लेते हैं, एक एक्स वैल्यू ले लिए। ज़्यादातर इसमें जो वैल्यू असाइन करते हैं हम लोग ये बैकवर्ड एरो का फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। और ये वाई हो गया, वाई में हम 2 ले ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे ना डायरेक्ट, जैसे कि देखो प्रिंट एक्स प्लस वाई करेंगे हम, एक एक करके हम पहले एक्स प्लस को हटाते हैं पहले। एक्स प्लस वाई करेंगे तो सिंपली सबको कॉम्प्लेक्स जो इसका टास्क है वो पता चल जाएगी, 7 आ रहा है। फिर इसको भी हटाएंगे, एक्स माइनस वाई आएगा तो इसमें क्या आएगा कि 3 आ जाएगा। एक्स इंटू वाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू वाई 5 2 10 आ जाएगा मेरा। और फिर ये एक्स डिवाइडेड वाई, तो ये प्रॉपर इंटीजर डिवीजन देगा, जो भी पॉइंट में वैल्यू 2.5। अगर आप इसको
ये कर सकते, इसमें अगर आपको मॉड्यूलस चाहिए कि 2 से डिवाइड होगा जब वैल्यू 5 तो कितना क्या आएगा, तो इसमें 1 बचेगा मेरा, 2 से डिवाइड कर रहे 5 को तो। और जो एक्सपोनेंशियल हो गया कि 2 टू द पावर 5 लिखना है मेरे को, उस केस में ये एक्सपोनेंशियल का लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पहला वैल्यू का जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो सेकंड वाला आता है। तो इसमें क्या हो गया, एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, ये 5 आया यहाँ पे, और वाई की जगह पे 2 आया, तो 5 का पावर 2 कितना होता है, 25 होता है। यहाँ पे 5 का पावर हो गया 3, हो गया 3, 5 का पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। अभी यहाँ पे इस केस में ये देखे थे ना कि जैसे इंटीजर डिवीजन कर रहे थे, इंटीजर डिवीजन मतलब कि प्रॉपर जो पॉइंट में भी वैल्यू आ जाए मेरा। लेकिन इंटीजर डिवीजन में करेंगे तो उसमें क्या होगा ना कि जैसे अभी हम 2.5 आ रहा था, तो एक्स परसेंटेज, फिर डिवाइड का साइन, फिर से परसेंटेज, फिर वाई देंगे तो मेरा सिर्फ वैल्यू 2 आएगा। इसमें क्या होगा कि वैल्यू सिर्फ मेरा 2 आ रहा है। अगर वही हम इसको करेंगे, कमेंट कमेंट से हटाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो स्टार्टिंग वाला केस में मेरा 2.5 आया, और ये इंटीजर वाला डिवीजन केस में 2 आया। तो ये सारा है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है ना कि आप कंपेयर करते वैल्यूज को, बेसिकली ये रिलेशनल ऑपरेटर ही होता है ज़्यादातर, जो जैसे कि आपने देखा है कि यही सेम वैल्यू को हम कॉपी कर लेते हैं। इसमें देखेंगे कि इसको कमेंट कर दिया सबको, इसमें x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 3 है। तो अब क्या x इक्वल टू वाई है, अब एक एक करके सारा देखते हैं हम लोग। सारा वैल्यूज को हटाते हैं पहले, सारा यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ज़्यादातर वो, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उसके वैल्यूज आप लॉजिकल मतलब बुलियन वैल्यूज ही रिटर्न करते हैं, जितने भी इसके आउटकम होते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू वाई है, फॉल्स, क्योंकि x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 3, तो ये इक्वल टू है नहीं। तो x नॉट इक्वल टू वाई है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आएगा ट्रू, क्योंकि बात सही है। क्या x ग्रेटर देन y है, x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 3 है, तो क्या 10 3 से बड़ा है, तो हाँ बड़ा है, तो उस केस में क्या आएगा, ट्रू आएगा। और फिर इसको हटा देते हैं कि कंफ्यूजिंग होगा कि x लेस देन y है, क्या 10 मेरा 3 से छोटा है, तो इस केस में फॉल्स आएगा मेरा, फॉल्स आया। अब इस अब दूसरा है, क्या एक्स वाई से बड़ा है या बराबर है, तो वाई से तो बड़ा है ही मेरा। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे अब 10 दे देते हैं, तो इसमें केस में क्या हो रहा है ना कि एक्स का वैल्यू 10 है और वाई का वैल्यू भी 10 है। क्या एक्स 10 से बड़ा, मतलब एक्स वाई से बड़ा है या बराबर है, तो एक्स तो वाई से मेरा बराबर है, तो तब भी ट्रू ही आएगा मेरा। तो इसको जैसा था वैसा चेंज करते रहे, और इसमें और लास्ट वाला क्या, एक्स मेरा वाई से छोटा है या बराबर है, इसमें फॉल्स ही आएगा, क्योंकि एक्स मेरा 10 है और वाई मेरा 3 है, तो 10 तो 3 से छोटा है नहीं, तो ये इसका वैल्यू फॉल्स आया। और नेक्स्ट है आपका लॉजिकल। लॉजिकल में क्या होता है ना कि दो तीन रिलेशनल ऑपरेटर कंबाइन करते हो, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेशन है उसका यूज करके, जैसे एंड और नॉट का। ये सेम एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं। जैसे x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 3 है, क्या x मेरा 5 से, अब इसको एक एक करके देखते हैं कि इसको प्रिंट भी करवाएंगे ना, तो इसको रैप अप करते हैं। कहाँ गया, क्या यहाँ पे दो फंक्शन को हम लोग मतलब दो रिलेशनल जो कंपेरिजनल ऑपरेटर था उसको कंबाइन करती हैं एंड ऑपरेटर के हेल्प से। ये क्या एक्स मेरा, एक्स का वैल्यू 10 है, क्या 10 मेरा 5 से बड़ा है, तो इसका वैल्यू ट्रू आया। और वाई का वैल्यू क्या 3, तो क्या 3 मेरा 10 से छोटा है, तो हाँ छोटा है। तो एंड जब ऑपरेटर यूज करते हैं ना, उस केस में क्या होता है कि जितने भी उसके अराउंड वैल्यूज दे रहे हो, वो दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तभी वो वैल्यू जो फाइनल है वो ट्रू रिटर्न होगा, अगर एक भी अगर फॉल्स हो जाएगा तो वो फॉल्स ही रिटर्न होगा। इस केस में क्या होगा कि दोनों वैल्यूज मेरा ट्रू है तो ट्रू रिटर्न होगा। अभी हम क्या कर देते हैं, इसको 15 कर देते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू 15 हो गया, तो क्या 15 मेरा 10 से छोटा है, तो फॉल्स है। तो इधर वाला
पहला कंडीशन मेरा ट्रू है लेकिन सेकंड वाला कंडीशन मेरा फॉल्स है, तो ओवरऑल ये फॉल्स रिटर्न करेगा फिर मेरा। अब इसको चेंज कर देते हैं जो एज यूजुअल था। अब इसको हटाते हैं, नीचे वाले में देखते हैं कि और हो गया। और में क्या है ना कि आप कि कोई एक सही होना चाहिए मेरा, ऐसा नहीं कि दोनों ही सही होना है। मेरा एक भी सही हो जाएगा तब भी चल जाएगा। तो इस केस में क्या है कि एक्स मेरा 5 से बड़ा है, तो एक्स का वैल्यू 10 है और 5, तो 10 मेरा 5 से बड़ा ही है, ट्रू आ गया। और वाई लेस देन 2, तो वाई का वैल्यू क्या है 3, क्या 3 मेरा 2 से छोटा है, फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स एक भी ट्रू आ जाएगा तो ओवरऑल ट्रू ही रिटर्न करेगा। और इस केस में ये जो और ऑपरेटर वाला केस होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर आपका पहला कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो सेकंड कंडीशन को चेक भी नहीं करता वो स्टार्टिंग। और ऑपरेटर में क्या है कि सिंगल केस में ही हमको आउटकम देना है कि एक भी ट्रू हो गया तो आउटपुट ट्रू दे देंगे। पहला ही कंडीशन में अगर मेरा वैल्यू ट्रू आ गया तो हम दूसरा कंडीशन में क्यों ही एग्जीक्यूट करेंगे या क्यों ही उसको हम देखने भी जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर पहला अगर आपका जो कंपैरिजन वाला होता है और अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो वहीं से वो जो उसका फाइनल आउटकम है वहीं से वो रिटर्न कर देता है। अगर वो पहला ही कंडीशन अगर फॉल्स होता है तब वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करता है क्या वो अगला कंडीशन ट्रू है, तब वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है ओवरऑल देख। अगर लेकिन अगर वो पहले ही केस में अगर वो ट्रू आ गया तो उसी में देख के वो रिटर्न कर देता है। अब देखते हैं मिसलेनियस ऑपरेटर। मिसलेनियस ऑपरेटर होता है ना कि मिसलेनियस ऑपरेटर में ये जो कॉलन वाला ऑपरेटर है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करने के लिए यूज होता है। इसमें क्या है ना कि जैसे आपको वैल्यू जनरेट करवाना है कि 1 से लेके 10 तक, आप क्या करते हो कि 1:10 लिख देते हो। इसमें क्या होता है कि आपका जो वैल्यू है वो 1 से लेके 10 तक एक्स में स्टोर हो जाएगा इसमें। और जो भी एक एक करके जो मतलब कि जो इसका स्टेप साइज होता है तो कितने से इंक्रीमेंट करेगा अगला नंबर के लिए, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, ये जो आप कॉलन वाला यूज करते हो तो। लेकिन इसमें भी है, इसका अल्टरनेटिव ये है अब इसमें पहले ये वेरिएशन देख लेते हैं। ये या तो आप जैसे देखो कहाँ गया, यहाँ पे 1 से 10 तक ये एग्जांपल हम लोग देख लिए कि इसका आउटपुट 1 से लेकर 10 तक आएगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है मतलब 10 से मतलब 10 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे तो 10 9 8 7 आ जाएगा इसका वैल्यू। और इसका नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर आप करना चाहते हो तो नेगेटिव वे में भी ये काम करता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये आ गया, पहला वाला हो गया कि ये असेंडिंग ऑर्डर वाला हम लोग देख लिए। अब सेकंड में क्या होगा, इसको कमेंट करते हैं 10 से 1। तो अब इस केस में क्या होगा, इसको टर्मिनल प्रिंट करके फिर से प्रिंट करवाते हैं। तो ये स्टार्टिंग में क्या है, 10 आया, 9 आया, 8 आया, 7 आया, 6 आया, 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया। उसके बाद अब इसको क्या करते हैं, नेगेटिव हम दे देते हैं। ठीक है, नेगेटिव में जैसे कि क्या हो गया कि माइनस -10 से लेकर के -1 +1 तक। तो क्या होगा, -10 -9 -8 7 6 5 4 3 1 तक जाएगा ये। तो मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में ये काम करता है। इसको कमेंट कर देते हैं। अब दूसरा ऑपरेटर हो गया कि इसका जैसे इसमें एक दिक्कत ये है ना कि जो इसका स्टेप साइज है 1 है, कि अगर दूसरा जो वैल्यू आएगा वो 1 से कम होगा या तो घटेगा। मतलब 1 से इंक्रीज होता है बेसिकली। यहाँ -10 है तो इसमें +1 जोड़ोगे तभी ना -1 आएगा। तो इसमें इंक्रीमेंट 1 से होता है। लेकिन जो सिक्वेंशियल ऑपरेटर हो गया तो इसमें ये होता है कि आप इसमें जो स्टार्टिंग सिंटेक्स है वो आप मतलब कि स्टेप साइज है उसको आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा जो स्टेप साइज है वो हम खुद से देंगे। इसमें क्या है कि आप स्टार्टिंग वैल्यू 1 दे दिए, कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। और इसका स्टेप लिखते हैं या क्या लिखते हैं इसमें, बाई 2, बाई लिखते हैं, बाई कितने से बढ़ाना है 2। तो इस केस में क्या होगा ना कि अब इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये 1 3 5 7 9 आया, 1 आया, फिर उसमें 2 ऐड हुआ तो 3 आया, फिर उसमें 2 ऐड हुआ तो 5 आया, फिर उसमें 2 ऐड हुआ तो 7 आया, फिर उसमें 2 ऐड हुआ तो 9 आया। ठीक है, तो ये 1 से अगर इसमें अगर कुछ भी अगर आप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट ये 1 का फिर ये लेके 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा ये देखते हैं कहाँ गया, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट होता है ना कि आप
कंडीशनल वर्ड ही है कि कंडीशन बेस्ड जो स्टेटमेंट होते हैं उसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें आपको कंडीशन दिया हुआ है कि बोला हाँ ये कंडीशन ट्रू होगा तब कुछ काम करो, ये कंडीशन गलत होगा तब कुछ काम करो। तो इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में तीन आता है क्या, इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया आपका। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर ये जो ब्रैकेट है इसमें आप कंडीशन लिखे हो कि एक्स में क्या हो गया, कि एक्स में मेरा, एक्स में हम वेरिएबल में क्या किए, 10 वैल्यू स्टोर किए। अब हम कंडीशन चेक करेंगे क्या 10 मेरा 5 से बड़ा है, तो 10 मेरा 5 से तो बड़ा है, तो ये जब कंडीशन ट्रू होगा ना तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका एग्जाम प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं कि एक वैल्यू लिए, एक वेरिएबल हम लोग लिए जैसे 5। अब क्या करेंगे कि हम इफ लगाएंगे कंडीशन, क्या एक्स मेरा 10 से छोटा है, अगर छोटा है तो क्या करो, प्रिंट कर दो द वैल्यू इज लेस देन 10। इसमें अभी एल्स पार्ट में नहीं जाएंगे, डिलीट कर देते हैं इसको। अब इस कोड को पहले टर्मिनल को साफ करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। द वैल्यू इज लेस देन 10। यहीं अगर इस वैल्यू का अगर हम 11 कर दें, 11 तो मेरा 10 से छोटा है नहीं, तो इस केस में क्या होगा, कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि आपने कंडीशन लिखा है कि अगर जो मेरा वैल्यू है अगर 10 से छोटा रहता तो यहाँ जाना, उसके अलावा कोड तो मेरा कुछ है नहीं, तो कुछ एग्जीक्यूट होगा नहीं मेरा। तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। उस केस में आता है कि एल्स वाला पार्ट, मान के या तो आप दूसरा ये कंडीशन, दूसरा फिर से कंडीशन दे सकते हो कि अगर यहाँ पे क्या है, अगर एक्स मेरा 10 से छोटा है तब इस कंडीशन में जाना। अगर हम यहाँ पे दे देंगे कि एक्स मेरा 10 से बड़ा है, तो इसमें ये प्रिंट करना है कि प्रिंट द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। पहला वाला कंडीशन में हम क्या किए कि वो 10 से छोटा है तो इसमें एंट्री मारना है, और अगर 10 से बड़ा है वैल्यू मेरा, इसमें एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में क्या हुआ कि द वैल्यू इज लेस देन 10 आया नहीं, क्योंकि ये पहला वाला कंडीशन सही हुआ नहीं तो इसमें एंटर हुआ नहीं। सेकंड वाला कंडीशन में ये ट्रू हो गया तो इसमें आ गया। दिक्कत इसमें ये है ना कि अगर मान के चलो यहाँ पे हम वैल्यू 5 दिए, ठीक है, अगर, और हम क्या किए, हाँ अगर वैल्यू 5 दिए तो यहाँ भी एग्जीक्यूट करेगा ये द वैल्यू इज लेस देन 10। अब यार ये ऐसा नहीं है कि ये सेकंड कंडीशन में नहीं आया है, ये सेकंड कंडीशन में भी आया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो वैल्यू मेरा 5 था वो 10 से बड़ा नहीं था, इस कारण से इसमें एंट्री नहीं किया। अगर यहाँ पे वैल्यू दे देंगे ना कि वो 3 से, क्या 3 से बड़ा है वो वैल्यू, तो नीचे वाला भी एग्जीक्यूट होगा, द वैल्यू इज लेस देन 10 और द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। तो ये चीज ध्यान में रखना है। लेकिन क्या होता है ना कि आप, क्या एक चीज होने और ना होने का आप ज्यादातर कंडीशन देखते हो, तो इसमें क्या है कि कहाँ गया, यहाँ पे x लेस देन 10, अगर जो वैल्यू मेरा 10 से मतलब 10 से छोटा है तो इसमें एंट्री करना है। अगर 10 से छोटा नहीं रहा तो उस केस में क्या करेंगे कि प्रिंट द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। अगर कोई वैल्यू 10 से छोटा नहीं है तो क्या होगा, 10 से बड़ा होगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहले टर्मिनल क्लीन करते हैं, तो क्या आएगा, द वैल्यू इज लेस देन 10। तो 5 मेरा लेस देन 10 है। अब यहाँ पे क्या कर दिए, 90 कर दिए, तो 90 क्या हो जाएगा कि 90 इज ग्रेटर देन, मतलब द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 आ गया मेरा, एल्स वाला पार्ट चला। अब बहुत सारे टाइप में रहता है ना, जैसे आपको मार्कशीट ही प्रिंट करना है, मान के चलो आपका स्कोर है, ठीक है, आपका जो क्लास में आया स्कोर, आया क्या, 80 आया, ठीक है। आप कंडीशन दे दे रहे हो कि अगर जो मेरा स्कोर है ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन 80 है या तो 80 के बराबर है, उस केस में क्या करना है कि प्रिंट कर देना है ए ग्रेड आया उस। एल्स में फिर क्या करेंगे ना, एल्स इफ, एल्स इफ मतलब कि और हम कंडीशन को ऐड कर सकते हैं कि पहला इफ में होता है कि एक कंडीशन चेक होता है, इफ एल्स में हो क्या होता है कि दो कंडीशन चेक होता है, और जब आप एल्स इफ भी यूज कर लेते हो तो दो से ज्यादा कंडीशन को आप चेक कर सकते हो। अगर मान के चलो वैल्यू 80 से बड़ा नहीं है, क्या हो सकता है, वो 10 से बड़ा होगा। तो मतलब कि 70 से बड़ा है, क्या बोलते हैं, सो हाँ 70 से बड़ा है, ठीक है, 70 से बड़ा है वैल्यू, तो उस केस में क्या करेंगे कि बी प्रिंट करा देंगे।
और ना ही 80 से बड़ा ना ही 70 से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, प्रिंट सी करा दिए हम लोग। तो यहाँ पे वैल्यू मेरा 80 है, तो अभी क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ए होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 77 कर दिए तो क्या हुआ, 70 से बड़ा है तो प्रिंट बी हुआ। अब 70 से भी नहीं बढ़ा है, तो यहाँ पे मान के चलो किसी का 33 आया, तो क्या होगा, सी प्रिंट होगा मेरा। तो इस तरह से जो कंडीशनल स्टेटमेंट में ये है कि आपको कंडीशन बेस्ड पे आप कोई कोड ऑफ ब्लॉक, जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हो। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है हमारा, इफ प्रेजेंट है, एक नॉर्मल इफ प्रेजेंट है, फिर एल्स वाला पार्ट प्रेजेंट है। और मान के चलो आपको दो से ज्यादा कंडीशन चेक कर, यहाँ पे इफ में क्या हो रहा है कि एक कंडीशन चेक हो रहा है, एल्स में क्या हो रहा है, दो कंडीशन चेक हो रहा है, और एल्स आप यूज कर ले रहे हो तो उसमें क्या है, तीन कंडीशन चेक हो रहा है। एक क्या हुआ यहाँ पे कि अगर कोई वैल्यू मेरा 80 से बड़ा है तब का क्या करना है, इसमें अगर 70 से बड़ा है तब क्या करना है। और अब थर्ड केस हो गया कि 80 से भी बड़ा नहीं है और 70 से भी बड़ा नहीं है, तो उसके बाद जो नॉर्मल बाकी बात का जो है ब्लॉक ऑफ कोड वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि एलसिफ में आप ज़्यादा मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हो। वही चीज़ है, यहाँ पे एग्जांपल है कि यहाँ पे क्या लिए हैं कि एक्स का वैल्यू 10 ले लिए हैं, तो 10 मेरा 5 से बड़ा है, हाँ, तो ये प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट ये आएगा। इफ एल्स में क्या, एग्जीक्यूट कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज एग्जीक्यूट अनदर कोड। अगर वो कंडीशन सही है तो उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और नहीं तो एल्स वाला पार्ट में जाएगा। और दूसरा में क्या हो गया, एल्सिफ में क्या हो गया कि आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट आया इसका, क्या, लूप। लूप क्या होता है ना कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप मान के चलो कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, उसको बार बार उसको एग्जीक्यूट कराना है। जैसे कि मान के चलो मेरा ही नाम है यहाँ पे, नेम, अभी ये है प्रिंट, कहाँ गया, अंकित, अंकित ही है। इसको अगर हमको प्रिंट करवाना है एक बार तो एक बार ठीक है, इसको दो बार प्रिंट कराना है तो दो बार इसको लिख देंगे प्रिंट, प्रिंट तो दो बार आ गया। इसको तीन चार पांच बार, जितना इस 5-6 बार प्रिंट करना है तो उतना बार लिख दिए। मान के चले इसको हमको और ज्यादा बार प्रिंट करवाना है, तब हम इसको और लिख दिए, जितना बार लिख देंगे तो उतना बार प्रिंट हो गया। मान के चलो आप कुछ एक फिक्स अमाउंट नहीं है उसको, ये सेम रिपीटेटिव टास्क है बेसिकली, कि एक सेम चीज है लेकिन उसको हमको बार बार करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि उस पर्टिकुलर कोड को हम लोग लूप के अंदर डाल देंगे। तो लूप के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा कि एक कंडीशन लगा देंगे कि हाँ ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होते रहेगा तो उसके अंदर जो भी कोड है मेरा वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। इसके लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। यहाँ पे आर प्रोग्रामिंग में तीन तरह का लूप होता है, फोर लूप हो गया, और कहाँ गया, फोर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, रिपीट लूप। फोर लूप का यूज हम लोग तब करते हैं जब बेसिकली हम लोग को पता रहता है कि जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कितना बार चलने वाला है बेसिकली, 5 बार चलेगा, 10 बार चलेगा, 8 बार चलेगा। तो उस केस में हम लोग फोर लूप का यूज करते हैं। वाइल लूप में होता है ना कि आप कंडीशन बेस्ड लूप चलाते हो, कि पर्टिकुलर कोई गिवन कंडीशन है, वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक ही आप लूप को चला सकते हो। और रिपीट लूप रहता है कि कोई कंडीशन जब तक वो, उसमें रिपीट लूप बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं वहां पे। जब वो कंडीशन मैच कर जाता है तब हम उस ब्रेक कर देते हैं, तो उस लूप से हम लोग निकल जाते हैं। एक एक करके देखते हैं कि फोर लूप क्या है। कि फोर लूप में क्या है कि आप एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, कि जैसे एग्जाम्पल इसको कमेंट करते हैं, कंट्रोल भी जैसे आई है, इन 1 to 5, 1 to 5, ये जो सिक्वेंशियल वाला भी जैसे बताया, तो क्या होगा, 1 से लेके 5 तक जाएगा। तो आई इन, इसमें एक एक करके जाना है और प्रिंट करेगा। तो इसको एग्जीक्यूट, पहले इसको टर्मिनल को क्लीन करते हैं। इसमें देखेंगे तो क्या होगा ना कि 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा मेरा। अगर हमको 10 तक 50 तक जाएंगे तो ये 50 तक प्रिंट होगा मेरा, 50 तक प्रिंट हुआ। आप ऐसा नहीं कि आपको नंबर में ही जाना, आप यहाँ पे जैसे कि क्या हुआ कि हम एक लिस्ट बना दिए। ठीक है, लिस्ट नहीं तो एक यहाँ पे क्या करें, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ABC। ठीक है, एरर तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ, यहाँ पे है इसका आंसर। तो इसमें क्या होगा,
यहाँ पे क्या है ना कि ये पहले लिस्ट बना लेते पहले से हम लोग। इसमें क्या होगा कि LIST वैल्यू कंट्रोल X कंट्रोल V। अब यहाँ पे हम लोग A डाल देंगे। अब एरर इसको कैपिटल A दे देते हैं। इसमें क्या होगा, एक लिस्ट हम लोग बना दिए जिसमें वैल्यू दे दिए हैं ABC। और उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि एक एक करके हम लोग इटरेट कर रहे हैं। और उसके अंदर का जो वैल्यूज है हम लोग उसको प्रिंट करवा रहे हैं। उस केस में क्या हो रहा है कि अभी लिस्ट में ABC है। यहाँ पे क्या होगा, एप्पल लिख दिया आप, बनाना लिख दिए, चेरी लिख दी है, तो क्या होगा एक एक करके उसमें जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करवा देगा। उसमें कुछ वैल्यूज है, अगर मान के चलो देखना है कि इस लिस्ट में कौन कौन सा नंबर है, वो इवन है ऑड है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपली एक्स वेरिएबल लिस्ट है, ठीक है, 10 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। आप इसमें लूप लगा रहे हैं कि फॉर आई इन एक्स। इसमें क्या करें कि अगर वो इस ये पर्टिकुलर ये जो एग्जांपल है इसमें क्या कर रहे हैं ना कि आई का वैल्यू एक एक करके एक्स में जा रहा है। अगर वो इवन नंबर है तो उसको हम लोग कंटिन्यू कर दे रहे हैं, उसको मतलब स्किप मार दे रहे हैं। और जो ओड नंबर है उसको सिर्फ हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, आप ये टर्मिनल क्लिक करते हैं। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो इसमें ऑड नंबर क्या है, मेरा 13 और 15 है। यही चीज को अगर हम ऊपर ले जाए प्रिंट स्टेट, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है मेरा, और ये नेक्स्ट को हटा दिए, तो इसमें इस केस में क्या होगा, जो जो मेरा इवन नंबर है वो सिर्फ वही प्रिंट होगा। तो इस तरह से जो बाकी क्वेश्चंस रहते हैं वो आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। इसमें क्या फॉर लूप का इस्तेमाल बेसिकली उनको पता है इतने तक में जाना है, तो ये इस तरह के केस में हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। और वाइल लूप हो गया कि आप कोई कंडीशन मैच नहीं होता तब तक आपको प्रिंट करवाना है। इसमें क्या करते हैं ना कि जैसे अ, इसको कमेंट करते हैं। जैसे एक्स, बाकी लैंग्वेजेस में क्या करते हैं, आपको एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लेना पड़ता है कि यहाँ से वैल्यू एक बताना तो पड़ेगा ना कि कहाँ से वैल्यू आप स्टार्ट कर रहे हो। वहाँ एक वो वैल्यू डिक्लेयर कर दी। उसके बाद x <5 है, तो 5 से छोटा रहेगा तब तक हम, तब उसका वैल्यूज को हम लोग, तब तक उस वैल्यू को हम लोग कंडीशन को चलाते रहेंगे। तो क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में वैल्यू को, जो वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। और एक एक करके वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। इस केस में अगर आप इसको प्रिंट करवाते हैं तो क्या आएगा, 1 to 5 आएगा। यहाँ पे 4 कर देते हैं तो 1 to 4 आएगा मेरा। तो ये हो गया वाइल लूप, इस तरह से एग्जीक्यूट करता है मेरा। ठीक है, इसके बाद हो गया रिपीट लूप। रिपीट लूप में क्या होता है ना कि आप रिपीट के अंदर जितने भी कोड लिखते हो वो चलते रहता है। एक लेकिन एक फिर कंडीशन दे देते हो, उस कंडीशन जब मेट करता है उसको ब्रेक स्टेटमेंट लगा के उस लूप को हटा देते हो, खत्म कर देते हो। इसमें क्या है कि जैसे देखो आप, सिंपली ये वाइल लूप जैसा ही रहता है, बट इसमें थोड़ा सा ये सिंटेक्स है कि आप कंडीशन कहीं चेक, एक लास्टली मतलब खत्म होने का कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहे हो अलग से, मतलब दो कीवर्ड का यूज कर रहे हो। एक तो आप स्टार्टिंग में रिपीट का यूज किए, फिर बाद में ब्रेक का। यहाँ पे 6 कर देते हैं, मतलब हाँ यार 6, तो 6 से प्रिंट होगा, सातवां वैल्यू आएगा तो 7, 6 से बड़ा है नहीं मेरा, तो उस टाइम पे ब्रेक कर जाएगा मेरे। ठीक है, उसके बाद ये जंप स्टेटमेंट होते हैं बेसिकली, जितने भी आप जावा में पढ़े होंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू, इसमें है क्या ब्रेक और नेक्स्ट। तो ब्रेक में आप अभी जस्ट देखें कि क्या, कि ये कंडीशन जब मेरा मिल जाएगा तो उस टाइम पे ये इस लूप को कट कर देना, मतलब ब्रेक कर जाना, वहां से बाहर निकल जाना। और नेक्स्ट में क्या है ना कि जब वो नेक्स्ट वैल्यू आएगा, अभी जैसे कि देखो ये एग्जांपल से बताते हैं। ये एग्जांपल में क्या है ना कि अभी अभी कहाँ गया, अभी आप 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवा रहे हो। लेकिन क्या है ना कि जब आपका वैल्यू 3 के इक्वल टू हो जाए तो उस टाइम उसको स्किप कर देना और फिर प्रिंट कर देना। बाकी आप प्रिंट करो, बट जो जब वैल्यू 3 आएगा तो उस टाइम पे उसको स्किप कर देना। अब अभी इसको प्रिंट करवाते तो क्या होगा ना कि जैसे देखो 1 आया, 2 आया, और जैसे 3 आया तो उसको स्किप कर दिया। और फिर से वो लूप में चला गया, और लूप में जाने के बाद फिर से वो वैल्यू 1 को एक बढ़ाया तो आया 4। उसके बाद देखेगा हाँ 4 मेरा 3 से इक्वल टू है क्या, नहीं इक्वल टू है, तो फिर वो नीचे आया और प्रिंट हुआ। ये है नेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज। और वही अगर हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे ना,
तो ब्रेक में क्या होगा, ब्रेक लगाना वहां से मतलब उसके बाद रुक जाना बेसिकली। तो यहाँ क्या होगा ना कि पहले 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, और जैसे ही 3 का आएगा तो वो लूप को खत्म कर देगा। तो देखो यहाँ पे क्या कि 1 और 2 आया, जैसे ही 3 आया तो उसको हटा दिया, उसके बाद ब्रेक कर गया, लूप से निकल गया। और स्टार्टिंग में क्या था, जब कंटिन्यू यूज किए थे तो 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर आपका जैसे ही 3 आया तो वो कंटिन्यू कर गया, मतलब उस कंडीशन को स्किप कर दिया और आगे का वैल्यू को वो प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट में क्या है कि फंक्शन। फंक्शन बेसिकली ज्यादातर लोग हैं कि फंक्शन और लूप में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंक्शन क्या है, लूप क्या है। लूप में क्या है कि पर्टिकुलर कोड को आप बार बार एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। फंक्शन का भी यूज ये है, फंक्शन का यूज ये है ना कि आप कोई फंक्शन मतलब पर्टिकुलर कोई टास्क कंप्लीट करवाना है, पास करना है। एक बार आप लॉजिक उसका लिख दो, उसके बाद फिर से अगर वही सेम लॉजिक का यूज करना है तो सिंपली उसमें आपको जो पैरामीटर देना है या कुछ भी करवाना है, अब उसको सिर्फ बाद में जाके कॉल कर लो तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिससे ये होगा ना कि आपका जो कोड है वो गंदा नहीं दिखेगा। जैसे कि आपका क्या हो गया ना कि अभी आपको मान के चलो आपने यहाँ एडिशन करना था, आपने यहाँ पे एडिशन करना था तो एडिशन का जो भी लॉजिक था आप यहाँ लिख दिए। उसके बाद आप कुछ बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड कुछ भी काम करना है वो आप स्पीच में आप कंप्लीट करते जा रहे हो। उसके बाद फिर से अब क्या हुआ कि एडिशन फंक्शन का आपको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको एडिशन का लॉजिक लिखना पड़ेगा और बार बार फिर से चलो चलो एक बार और था तो एक बार और लिख दिए, फिर से कुछ और काम कर रहे हो, फिर अच्छा खासा टाइम हुआ, फिर से एडिशन फंक्शन का कॉल करना है। तो ये क्या इस तरह से कोड आपका गंदा दिखता है और ये होता है ना कि खुद का पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला चीज वो हो जाता है कि आप सेम एक ही चीज को बार बार कर रहे हो। आप सेम चीज को बार बार कर रहे हो तो आपका टाइम का भी वेस्टेज है। इससे अच्छा ये होता है ना कि आप कोई फंक्शन बना दो कि मान के चलो हमको दो वैल्यूज का एडिशन करना है। एक बार हम वैल्यू का एडिशन करने का लॉजिक लिख दिए, और जब दूसरा दूसरा बार फिर से हमको एग्जीक्यूट करवाना रहेगा तो उस टाइम पे जो मेरा दो वैल्यू है उसको उसमें हम पास कर देंगे, उसके बाद उसको कॉल कर देंगे तो मेरा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। इसमें हम अभी क्या करते हैं ना, तो एक फंक्शन बनाए हम, उसमें फंक्शन बनाने के लिए हम लोग कीवर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है फंक्शन। उसमें पैरामीटर आप या तो डायरेक्टली यहीं पे सिंपली प्रिंट करवा सकते हो या तो रिटर्न करवा सकते हो। ये फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं ना कि दो तो वैल्यूज को लेंगे हम, ए और बी, उसको हम क्या कर रहे हैं रिटर्न करवा दे रहे हैं ऐड करके। तो इसमें क्या होगा कि हम डिलीट करते हैं इसको कि रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाए, उसमें हम क्या करें एडिशन फंक्शन को कॉल करके जो वैल्यू आएगा उसको हम स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू पास करनी है 5 और 6, उसके बाद जो रिजल्ट में आके स्टोर होगा उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो इतना तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। 5 × 6 किया, 5 और 6 किया तो वैल्यू उसका 11 आया। ठीक है, अब मान के चलो कुछ और करना है फिर से, उसके बाद फिर हमको रिजल्ट नाम का कॉल करना है तो फिर से हम बना सकते हैं, फिर से सिर्फ सिंपली रिजल्ट फंक्शन को हम लोग ये जो एडिशन फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे, हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि हम लोग का काम आसान हो गया, और जो हम लोग का जो कॉम्प्लेक्सिटी था वो मतलब कि जो बार बार सेम कोड लिखने का था वो उससे हम लोग बच जाते हैं। जैसे आपको तो आपको प्रैक्टिस करना है फंक्शन का, तो उसका हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर होता है ज़्यादातर क्वेश्चन निकालना, ये इवन ओड का निकालना है। मान के चलो बार बार आपको इवन ओड का निकालना है तो बार बार तो आप परसेंटेज ये वाई परसेंटेज टू इक्वल इक्वल टू जीरो तो लिखोगे नहीं। एक बार आप लॉजिक लिख दो, उसके बाद सिर्फ उसमें एक क्या कर दो, पैरामीटर एक्सेप्ट करने का जगह दे दो कि हाँ वहाँ पे पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। फिर जब उसको वो वैल्यू हम लोग पास कर देंगे और कॉल करवाएंगे तो ट्रू फॉल्स में बता देगा कि अगर ट्रू रहा मतलब इवन नंबर है, फॉल्स रहा तो ऑड नंबर है। सिंपली इसमें हम लोग क्या देखें कि अगर हमको फंक्शन बनाना है तो फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक है, और जब उसको कॉल करवाना रहेगा तो जो फंक्शन का नाम है वो और ब्रैकेट लगा देंगे। अगर पैरामीटर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो पैरामीटर लेंगे, और पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सिंपली अगर हमको वहीं पे कंसोल करवाना है। जैसे कि क्या हो गया, हम हेलो नाम का फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, हेलो नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं और अब इसको हमको कॉल करना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, हेलो नाम का फंक्शन बनाए, इसमें क्या करें प्रिंट करवा दे रहे हैं हम हेलो अंकित। हेलो अंकित प्रिंट करवा रहे हैं, अब इस हेलो फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। तो कॉल करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जाएगा और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं क्या, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ना, कि आप किसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हो। अब वेरिएबल हो गया, वेरिएबल क्या होती है, सिंगल वैल्यू का स्टोर करता है वो। लेकिन आपका ऐसा तो नहीं है ना कि आप प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हो, आप कॉम्प्लेक्स चीज को आसान करने के लिए, कि बहुत सारा चीज एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट पे या कुछ लार्ज नंबर ऑफ चीज पे काम करने के लिए यूज कर रहे हो। तो आप बहुत सारे वैल्यूज को स्टोर करोगे, तो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हो वैल्यू, तो बहुत सारे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है, अपना उसका यूज केस होता है, वो अपना अपना एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, कि ऐसा वैल्यू मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर है तो ये प्रोवाइड करेगा कि इतना स्पेस लेगा। और उस चीज में अगर आप कुछ वैल्यू ऐड करना है, मान के चलो, कहाँ गया, हाँ, जैसे कि एरे होता है, तो एरे में क्या होता है ना कि आप कंटिन्यूअसली वैल्यूज को स्टोर कराते हो। और आपको लिंक लिस्ट जैसे बहुत सारा बाकी सी लैंग्वेज वगैरह में था, तो कि आप एरो के तरह से यूज करते हो। वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में स्टोर रहता है, सिर्फ एरो के थ्रू से आप लिंक करवा देते हो दूसरे वेरिएबल में, मतलब दूसरे वैल्यूज पे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे हो गया वेक्टर, हो गया लिस्ट, हो गया मैट्रिसेस, हो गया डेटा फ्रेम, हो गया फैक्टर्स, हो गया। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वेक्टर्स क्या होता है। आगे वीडियोस में हम लोग बाकी जो रिमेनिंग डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे। तो वेक्टर्स क्या है ना, कि एक वन डी एरे है, कि एरे ए भी है लेकिन ये वन डी एरे की सिंगल डायमेंशनल एरे है, जिसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट रहेगा। कि मान के चलो आप अगर इसमें कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग वाला बना रहे हो, तो स्ट्रिंग वाला ही वैल्यू सारा स्ट्रिंग स्टोर होना चाहिए। इसमें ये नहीं कि यहाँ पे थ्री स्टोर कर दिए, यहाँ पे बुलियन स्टोर कर दिए, बुलियन वैल्यू। यहाँ पे अगर नंबर वाला एरे बना रहे हैं तो सिंपली इसमें सारा जो प्लेसेस है उसमें सब सिर्फ नंबर रहना चाहिए। अगर स्ट्रिंग वाला बना रहे हैं तो सिर्फ हमको स्ट्रिंग दिखना चाहिए। अगर आप कैरेक्टर बना रहे हैं तो सिर्फ कैरेक्टर दिखना चाहिए। इसका ये जितने भी टाइप, ये सारा उसका टाइप हो गया मेरा। कि क्या हुआ कि न्यूमेरिक वेक्टर हो गया, कैरेक्टर वेक्टर हो गया, लॉजिकल वेक्टर हो गया, इंटीजर वेक्टर हो गया। इंटीजर वाला करना रहेगा उस टाइम पे, वो जो वैल्यू प्रोवाइड करना है वैल्यू दे करके एल का यूज कर देंगे। और वेक्टर यहाँ पे क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं ना, सी फंक्शन का यूज करते हैं। सी फंक्शन क्या होता है, कंबाइंड फंक्शन होता है। उसमें क्या करते हो आप, लिस्ट मतलब वो जो टपल होता है पाइथन में, उस तरह से उसमें आप वैल्यू पास कर देते हो कॉमा सेपरेटेडली, और सी फंक्शन का यूज कर देते हो। तो एग्रीगेट करके उसमें वो उस वेरिएबल में स्टोर कर देता है। इसमें देखते हैं कि वेक्टर क्रिएट करते हैं पहले। वेक्टर क्रिएट करते तो ए नाम का वेरिएबल लिए हम, उसमें क्या कर रहे हैं कि सी, उसमें 10 दे देंगे, 20 दे देंगे, 30 दे देंगे, फिर 40 दे देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे ना, ए को प्रिंट करवाएंगे। तो ए को प्रिंट करवा रहे हैं हम, तो क्या होगा कि यहाँ पे 10 20 30 40 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर अगर हमको क्या करना है कि यहाँ पे इसका क्लास हम चेक करके देखते हैं कि किस क्लास का है। तो इसमें क्या, शायद वेक्टर ही आना चाहिए, हाँ नहीं न्यूमेरिक है, क्योंकि न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर रहा है तो न्यूमेरिक आएगा। और क्लास में है कि ये क्लास वो हो गया कि उसका डेटा टाइप को बता रहा है, और ये हो गया इसको प्रिंट करवा रहे हैं। और वेक्टर में एग्रीगेट वैल्यूज को वो स्टोर करवा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे कैरेक्टर का भी आप कैरेक्टर वाला करना है तो कैरेक्टर वैल्यूज आप स्टोर करवा सकते हो। और अब यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वैल्यूज तो अब बना दिया, अब मान के चलो आपको कुछ एक टास्क कंप्लीट करना है या तो कुछ उस पे ऑपरेशन है परफॉर्म करना है, तो इसको एलिमेंट कुछ चाहिए ना आपको। कि मान के चलो अगर आपको कहाँ गया, ये 10 वाला वैल्यू चाहिए, तो कैसे उसको गेट करोगे, या तो 30 है उसको कैसे गेट करोगे। उसको मतलब होता है, उसको वैल्यू को फेच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, कि आप इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हो। कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाओ और देखो कि उस वैल्यू, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, उसको आप रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि पाइथन में या तो बाकी लैंग्वेजेस में आप देखते हो कि जो इंडेक्सिंग रहता है वो जीरो से स्टार्ट रहता है। बट आर प्रोग्रामिंग में क्या है कि वो वन से स्टार्ट होता है, वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फाइव ऐसे जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि मान के चलो यहाँ पे ए वैल्यू दे दिए, वेक्टर प्रिंट करवा दिए। उसके बाद फिर अगर हमको वैल्यू एक्सेस करना है तो यहाँ पे A1, तो 1 जाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा वैल्यू मेरा। यहाँ पे अगर हम कहाँ गया, 2, मतलब 3 जा रहे तो 30 प्रिंट करेगा मेरा। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है अगर उसको कर देते हो तो क्या आना चाहिए, एक नॉट ए नंबर, या तो मतलब कुछ वैल्यू असाइन नहीं है वो आ जाएगा।
अब जीरो दे देते हो तब पर भी एक प्रॉपर नहीं है, न्यूमेरिक जीरो आया। ठीक है, अगर यहाँ पे -1 दे देते हैं तो ये लास्ट डिजिट को ये मतलब कि कहाँ गया, -1 दे देते हो तो ये क्या होता है ना कि -1 मतलब कि लास्ट से लेके उसको एग्जीक्यूट करवा देता है। -1 को हटा करके वहां से वहां तक का वैल्यूज को ले लेता है ये। ठीक है, आप ये तो सिंगली वैल्यूज को गेट करते हो, या तो सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस था डॉट लगा करके उतने एलिमेंट्स को आप स्टोर क्या बोलते हैं फेच कर सकते हैं, 1 और 3 वैल्यूज। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, जैसे देखो कहाँ ये कि यहाँ पे 1 दिए तो सिंगल वैल्यू आया मेरा, 1 से 3 दे दिए। ठीक है, मान के चलो ये कहाँ गया, हाँ, ये वैल्यू को और बढ़ा दे रहे, 11, 24, कुछ भी वैल्यू हम दे दिए अभी। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 1 से लेके 3 का वैल्यू को हमको फेच कर रहे हैं। आ गया आर्गुमेंट 9 इज एम्प्टी, डिलीट करते हैं। क्या एरर आ रहा है, एरर इन सी। अच्छा, यहाँ पे दो ठो कॉमा आ गया, इस कारण से एरर आ रहा है। 10, 20, 30 आ रहा है मेरा 1 से 3 तक का। अब हम इसमें ये भी कर सकते हैं ना, जैसे हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही सिर्फ चाहिए, पर्टिकुलर इंडेक्स का, वहां से वहां तक का नहीं, सिर्फ जैसे मेरे को पहला इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, फिर चौथा इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, फिर छठा इंडेक्स का चाहिए। हम इस तरह से स्पेसिफाई करवा के हम लोग कहाँ गया, हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे 10 आ गया मेरा, फिर 20 आ गया, 10 आ गया, 40 आ गया, फिर 24 आ गया। ठीक है, अब इसमें मॉडिफाई करना है तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा करके नया वैल्यू आप असाइन कर दो, तो उससे वो क्या हो, वैल्यू उसका मॉडिफाई हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हो। ऑपरेशन क्या, कि दो वेक्टर है उस पे आप एडिशन कर सकते हो। एडिशन क्या होगा, एलिमेंट वाइज एडिशन होगा। बाकी आप पाइथन वगैरह करते हो तो एडिशन करना है तो फिर से उसको डुप्लीकेट करो, फिर ऐड करो, तब वो आएगा। लेकिन आर प्रोग्रामिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या होता है कि डेटा साइंस के ओरिएंटेड यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट है। आप क्या कर रहे हो, या तो उसको डबल कर रहे हो या तो ट्रिपल कर रहे हो, तो कुछ भी जो वैल्यूज है आप सब पे लगा रहे हो, तो उस केस में आपको क्या होता है ना कि आर प्रोग्रामिंग बहुत सारे जैसे कि यूज कर रहे, तो बहुत सारे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। उसमें से एक ये भी है कि वेक्टर वेक्टर यूज करने के बाद आप इसमें एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इसमें क्या हुआ ना कि अभी जैसे देखो, तो कमेंट करते हैं, एक नया लिस्ट बना मतलब वेक्टर बनाते हैं, सी फंक्शन का यूज किए, 1, 4, 6, 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, प्रिंट a+2। a+2 में क्या होगा कि आपका ये जो वैल्यू है 1, 4, 6 8, सब में पर एलिमेंट में जा करके 2 ऐड हो जाएगा और वो प्रिंट कर दे रहा है। आप यहाँ पे चाहो तो आप ये क्या बोलते हैं, एडिशन भी, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, आप डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो इस तरह के यूज केसेस ये प्रोवाइड करता है। या तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पर्टिकुलर सेम एलिमेंट पे जा रहे थे, अब हम क्या करते हैं, एक और वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, एक और वेक्टर बनाए 2, 3, 5, 7। अब हम क्या करें, दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं हम, कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, सो देखते हैं। a+b किया तो क्या हुआ कि ये पहला वेक्टर है मेरा 1, 4, 6, 8, और दूसरा वेक्टर है 2, 3, 5, 7। अब इसको ऐड करेंगे तो ये एलिमेंट वाइज एडिशन होगा इसका। ठीक है, तो 3, 5, 3, 7, 11, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है इसमें, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होता है, जैसे उससे पहले देखते हैं क्या है कंबाइन वेक्टर। कंबाइन वेक्टर मतलब ये जो दो वेक्टर है, अब ये दो वेक्टर को हमको एक सिंगल वेक्टर में लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पेस्ट फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग। नहीं, पेस्ट नहीं, पेस्ट वाला फंक्शन से तो हम लोग स्ट्रिंग को एक जगह कॉन्केटिनेट करवाते हैं। हम यहाँ क्या किए, रेस नाम का एक वेरिएबल बनाए, उसमें क्या करेंगे, वेक्टर ही बनाना है, तो ए में मेरा क्या क्या वैल्यू स्टोर है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ए में जो मेरा वैल्यू वो स्टोर है, सो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी में जो वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, एक ही जगह पे सारा वैल्यूज आ जाएगा, जैसे 1, 4, 6, 8,
फिर 2357। तो बहुत सारे जो वैल्यूज हमको एक से दो तीन वेक्टर को कंबाइन करके वैल्यूज बनाना है तो हम सी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हो जाता है कि ट्रू फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। हम इसमें ये कर देते हैं ना, जैसे देखो आपको अगर ये जैसे बनाना है, ये कमेंट करते हैं, इसको कंट्रोल भी प्रिंट करेंगे, इसको लॉजिकल वेक्टर, इसमें इसको टर्मिनल को क्लीन करते हैं। इसमें बेसिकली ये होगा, जैसे अब ये जो पर्टिकुलर हर एलिमेंट पे जाएगा, हर एलिमेंट पे जाने के बाद वो देखेगा क्या वो वैल्यू मेरा एक्स, मतलब वो जो एक्स है, वो जो पर्टिकुलर टू है, वो जो पर्टिकुलर वैल्यूज है मेरा टू से बड़ा है कि नहीं। यहाँ पे पहले वन जाएगा, तो वन मेरा टू से बड़ा तो नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न होगा। फिर देखेगा टू, टू मेरा फॉल्स है क्योंकि टू से बड़ा है नहीं। थ्री, फोर, फाइव, ये मेरा टू से बड़ा है, तो उसके इसमें ट्रू ट्रू आया। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। और बहुत सारे जैसे मीन मैक्स वाला जो इनबिल्ट फंक्शन होता है, वो प्रोवाइडेड है। जैसे स्टैटिकल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना है हम लोग को, तो वो प्रोवाइडेड है। जैसे कि हो गया प्रिंट सम एक्स, मतलब एक्स का जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना है। तो वो नहीं कर सकते ना, लिस्ट तो बना हुआ है, तो दिक्कत क्या है इसमें मेरा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हाँ, तो ऑल एलिमेंट्स का सम तो फोर है नहीं, 15, हाँ 15 आया मेरा। और फिर इसी तरह से और फंक्शन है, जैसे कि आपको मीन निकालना है, वेक्टर में मीन मेरा कौन सा है, या तो मैक्स मेरा वैल्यू कौन सा है वो दे सकते हैं, या तो पर्टिकुलर मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, मीन मीडियन मोड स्टैटिकल वाला चीज़ है, तो उसको भी बाकी आने वाले वीडियोज में हम अच्छे से तो पूरा डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन वेक्टर के आज के टॉपिक में हम बता दे रहे कि जैसे देखिए इनबिल्ट फंक्शन है, तो सम का यूज करके हम लोग बेसिकली तो जो वेक्टर है उसका पर्टिकुलर सारे एलिमेंट का सम हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो प्रिंट करवा सकते हैं, मैक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मीन वैल्यू है, तो मीन क्या होगा, पांच वैल्यूज है, ये पांचों वैल्यूज को ऐड करके पांच से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करते हैं तो पहले में 15 आया, फिर 1 आया, 5 आया, फिर 3 आया। मिनिमम वैल्यू मेरा 1 है, मैक्सिमम वैल्यू मेरा 5 है। और इस सबको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, 5 प्लस 4 9, 3 12, 12 2 14, 1 15। 15 डिवाइडेड बाई 5 वैल्यूज है, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 तो 3 आ गया मेरा। तो बेसिकली आज तक जितने भी टॉपिक्स थे, जैसे क्या क्या था कि हम लोग आर क्या होता है, आर का हम लोग यूज क्यों करते हैं, इसमें फिर वेरिएबल क्या होता है, आर क्या होता है वो देखे, फिर वेरिएबल क्या होता है वो देखे हैं। फिर हम लोग किसी भी वैल्यूज को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, टेस्ट फंक्शन का क्या यूज है, डेटा टाइप कितने हैं, इसमें डेटा टाइप कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल है उसका डेटा टाइप हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, कोई डेटा टाइप को हम दूसरे डेटा टाइप में कैसे चेंज करेंगे। फिर स्ट्रिंग के बारे में हम लोग पढ़े। फिर हो गया कि ये ऑपरेटर क्या है उसके बारे में पढ़े, उसमें भी बहुत सारा जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, ये सीक्वेंस मिसलेनियस ऑपरेटर में देखें कि ये कॉलन ऑपरेटर का क्या यूज होता है, इसका अल्टरनेटिव क्या प्रेजेंट है मेरा सीक्वेंस। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे इफ एल्स, एल्स इफ स्टेटमेंट। फिर लूप पढ़े, फिर लूप के बाद फंक्शन क्या क्या होता है, उसको फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या प्रेजेंट है मेरा आर में वो देखे हैं। फिर आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वेक्टर के बारे में डिटेल में हम लोग देखें। बाकी आने वाले वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे, और भी जैसे रिमेनिंग टॉपिक है आर से रिलेटेड, वो चीज़ कवर करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, जितना कुछ भी टॉपिक मैंने बताया। कुछ भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कि जो भी क्या दिक्कत आ रहा है। और आपको ये कोड फाइल चाहिए होगा तो आप बता देना मेरे को, मैं इसको गिटहब में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप उसका जो लिंक है वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।